देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। यह संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही है, हमने एक लंबे विजन के साथ काम किया है। पता नहीं देश को बांटने के लिए किस किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हताशा, निराशा पता नहीं उनको कहां तक ले जाएगी, लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथी मिलकर के किस दिशा में सोचते हैं। हमारे लिए जो पीछे है, जो आखिरी है, और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम मंत्रालयों की रचना करते हैं, तो भी मंत्रालय कौन सा बनाते हैं? पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। हम देश में इतने साल हो गए, अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था। भाषण तो देते रहते हैं, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय एनडीए ने बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिण के राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं, हमारे पूर्व के कई राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। वहां के समाज में फिशरीज का काम और फिशरमैन की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और जमीन के भीतर के छोटे पानी के जो इलाके रहते हैं, वहां भी फिशरमैन के रूप में काम करने वाले समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। ये हमारी सरकार है,
जिन्हें फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज के दबे कुचले वंचित लोग, इनके अंदर एक सामर्थ्य होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाए तो उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं, उनकी आशा आकांक्षा अनुरूप जिंदगी बना सकते हैं। और इसलिए हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश में लोकतंत्र का पहला धर्म होता है कि हम सत्ता को सामान्य से सामान्य नागरिक तक उसका अवसर मिले। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को और समृद्ध बनाने के लिए और तंदुरुस्त बनाने के लिए देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने का उसमें अवसर है। अनेक क्षेत्रों में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। विजन क्या होता है ये यहां पता चलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान
आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बढ़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। ट्वेंटी 14 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर दिन एक नई आईटीआई बनी है। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुला है। सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी हमारे युवा युवतियों के लिए कितनी वृद्धि हुई है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर योजना के पीछे लगे हैं 100% सिचुएशन, 100% उसको लागू करें। उसके जो भी लाभार्थी हैं वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
पहले, ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। और मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है और असल में